अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर सुमेरा हमीद के एक मुकम्मल नावल के साथ, जिसका नाम है इश्क आमदो मन। और ये एक मुकम्मल नावल है। इसकी फरमाइश मुझसे की थी अली ने। चूँकि काफ़ी दिन से मैं इस नावल को टालती आ रही हूँ, काफ़ी सारे रीज़न्स थे। साथ साथ मेहरुन्निसा नावल चल रहा है, सुन साइयाँ नावल भी चल रहा है, और मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से इस नावल को टालती आ रही थी। लेकिन आज मेरी आवाज़ कुछ बेहतर है, हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं है। फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी है। मुझे नहीं मालूम आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। आई होप ज़्यादा बुरी साउंड ना कर रही हो। और चूँकि मैं जल्दी से नावल की रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहती थी, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मैं इसको ऑलरेडी लटका चुकी हूँ और मैं मज़ीद नहीं लटकाना चाहती थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। और बात करें अगर नावल की, तो नावल बहुत हटके है। हटके कैसे है? हटके कुछ यूँ है कि ये आम कहानी नहीं है, ये यहाँ की कहानी नहीं है। नावल में कुछ ऐसे जगह का नाम है जो मुझे मालूम भी नहीं है जगह कौन सी जगह है, लेकिन आई गेस अरब ओरिजिन प्लेसेस हैं ये सारे, मतलब अरबी टाइप कहानी है। और नाम भी बहुत मुश्किल मुश्किल थे और मुझे नाम लेने में दिक्कत भी हो रही थी। हाँ जी, और कहानी है महलों की, शहज़ादियों की, और रिच पीपल्स की। कहानी बहुत दूर की है, बहुत अलग है रोज़ाना के हर नावल से, बहुत अलग। पर्सनली सुमेरा हमीद मेरी बहुत फ़ेवरेट है। मैं एक से ज़्यादा बार, हर बार जब भी मैं सुमेरा हमीद का नावल स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी लिखाई मुझे बहुत पसंद है, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। रीज़न्स अगर आप पहले भी सुमेरा हमीद के नावल मेरे चैनल पर सुन चुके हैं तो मैंने रीज़न्स बार बार बहुत बार बताए कि क्या रीज़न्स है क्यों वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि वो बहुत उम्मीद देने वाली नावल्स लिखती हैं, बहुत मज़ेदार नावल लिखती हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह वो लड़कियों को समझती हैं और कोई राइटर शायद ही समझता हो। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी कहानियाँ, ऐसे चटाकेदार, मसालेदार और बहुत ज़बरदस्त, सिंपल स्वीट। ऐसा लगता है उनकी कि नावल में जो शरारतें हैं वो कोई नहीं कर सकता। और काल का कैरेक्टर तो है ही आइकॉनिक। यारम में जैसी शरारतें काल ने की थी, मुझे नहीं लगता आज तक किसी और ने की होगी। तो मुझे लगता है कि सुमेरा हमीद पर्सनली ख़ुद भी बहुत शरारती हैं। हाँ जी, उनके अंदर बहुत शरारत है, ऐसा मुझे लगता है। मस्त रहती हैं, एकदम मस्त, मज़ा नहीं लाइफ। उनकी तरह मस्त कोई नहीं रह सकता। जितनी वो चिल हैं, जितनी वो कूल हैं, उतनी कूल और मस्त और बिंदास तो हम सब भी नहीं, और कोशिश भी करें तो उनके जैसा बिंदास और कूल और मस्त बन भी नहीं सकते। लेकिन एटलीस्ट ट्राई वो जितनी कूल रहती हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी उतनी कूल बन जाऊँ, उतनी बिंदास बन जाऊँ, ऐसे बेफ़िक्र के टाइप लाइफ गुजारूँ जैसे वो कहती हैं। और साथ साथ वो हमेशा कहती रहती हैं कि एक ही जगह ना ठहरे रहो, तरक्की करो, कुछ करते रहो, खाली ना बैठो, हमेशा कुछ सीखो। उम्मीद देने की बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं अब तारीफ़ों के पुल कम करूँ, क्योंकि जो लोग सुमेरा हमीद को जानते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, मेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। तो हम नावल को कंटिन्यू करते हैं। दुआ बस मेरी यही है कि जब मैं नावल रिकॉर्ड करूँ तो अच्छी अच्छी रिकॉर्ड हो, भारी आवाज़ के साथ बुरी बुरी रिकॉर्ड ना हो। जल्दी से नावल कंटिन्यू करते हैं। आज का हम एपिसोड छोटा रखेंगे, ऑब्वियसली मेरी आवाज़ की वजह से। ठीक है, नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो। मेरी मेहनत को तो थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन दो, ठीक है। रात रोमी थी, समा शम्स कवनिया शहर की उस नवाही सिरे में दुम्बे के गोश्त के गाढ़े शोरबे के साथ, पहाड़ी बच्चों के गालों की मानिंद फूली हुई खमीरी रोटी खाने के बाद वो सिराय के ताम गाह में बैठा मुसाफिरों का खामोशी से जायज़ा ले रहा है। उसके सामने बैठा मुसाफिर खाने को कुछ इस रग़बत और हिजरत में खा रहा है कि यूसुफ उससे नज़रें हटाने में नाकाम है। मुसाफिर ने भी जब अपने मकसद हयात
प्याले में पड़े दुम्बे को नीस्तो नाबूद कर देने से फरागत हासिल कर ही ली तो उसकी अपनी तरफ दिलचस्पी देखकर बचकाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। 3 दिन से सफ़र में हूँ, सुबह से सिर्फ एक खजूर और 2 सूखी अंजीरें खाने का मुजरिम हुआ हूँ। इस सूरत में तो ये 4 प्याले भी नाकाफ़ी हैं। वो शरारत से मुस्कुरा दिया। अभी अस्तबल में अपने घोड़ों की खैर खबर लेनी है। थोड़ा लाडला है मेरा, आखिर मान ही जाएगा। फिर तसल्ली से खाना खाऊंगा। वल्लाह, अभी इसका खाना बाकी है। अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए उसने कहवे की प्याली को मुंह से लगा लिया जो खिदमतगार लड़का उसके सामने रख गया था। सराय के तामगाह में मुसाफिरों का अज़्दाम था और सराय के छोटी उम्र के खिदमतगार लड़के कहवे की प्यालियाँ, सालन की रकाबियाँ और पानी की सुराहियाँ लिए कुछ जिम्मेदारी से कुछ इजलत से मसरूफ़ थे। दीवारों पर खूब चमका लटकाई गई लालटेनें और तामगाह के दरवाजे के ऐन ऊपर दाएं बाएं जलती मशालें उसे रात का पैगाम दे रही थी कि कल सुबह तुम्हें हर सूरत कवनिया शहर में दाखिल हो जाना होगा। जिस सुस्त रवि से उसने यहाँ तक का सफ़र तय किया था, उस सुस्त रवि के बावजूद वो मज़ीद अपनी उस मंजिल से नज़रें नहीं चुरा सकता था जिसकी सिमत बाबा ने ज़बरदस्ती उसे रुखसत किया था। वो इस सफ़र से बहुत नाखुश था। असफ़ान का बाशिंदा कवनिया आने पर राज़ी नहीं था। बाबा ने उस पर जबर किया, जैसा कि वो हमेशा करते आए थे। नज़ीर शिरावी ने अपने माल और जिन्स की तिजारत में अपने बेटे यूसुफ शिरावी को भी शामिल कर लिया था और उसे घोड़े पर बिठाकर कवनिया के सबसे बड़े ताजिर के घर की तरफ रवाना कर दिया था। उसे उस ताजिर की बेटी से शादी करनी थी, मुजीब दुर्राबी। नज़ीर शिरावी उसका नाम सोने की सिक्कों की खनक से ज़्यादा खनकदार आवाज़ में लेते। मुजीब दुर्राबी शहर से बाहर है। क्या इसीलिए शहर के कुत्तों ने दीवानावार भौंकना कम कर दिया है? अबू फाशक की दावत में मुजीब दुर्राबी की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाया गया और उसे कुत्तों की मौयत में याद किया गया। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने एक जानदार कहकहा लगाया और उनसे ज़रा हटकर बैठे अकरामा ने शाह की नज़रों से उन सब की तरफ देखा। उसे शक हुआ कि उसके बाप के बारे में बात की गई है। वो दांत पीस कर रह गया। मुर्दार की शक्लों जैसे ये मगरूर और अय्यार बूढ़े उसके बाप की दौलत और दबदबे से जलते रहे। उसका बस चले तो उन पर तीर तलवारों सूत लेकर और घोड़ों के सिमों तले उनकी जिंदा लाश रौंद डाले। ज़रा होश से, मुजीब दुर्राबी का ख़ानदान यहीं मौजूद है, होके के नए मुंह से परे करते किसी अय्यार बूढ़े ने कहा। हम भी मुजीब दुर्राबी की मदह सिराई ही कर रहे हैं कि जब वो ईरानी कालीनों में शाही नौवार्द ज़ाफ़रान ज़िमर और सोने के खोटे सिक्के छुपा कर लाता है तो उसकी चाल किसी भेड़िए की तरह दिल की हो जाती है। एक और कहा, अबू फाशा के महल नुमा घर के बाग की जीनत बना, जहाँ रात की दावत में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन शाम से जमा थे। कम ख्वाब से सजी नशिस्तों पर विराजमान मुअज़्ज़िज़ीन खाने से फरागत के बाद कितने भेड़ और भेड़ों की बातों में मसरूफ़ थे। खिदमतगार गुलाम मशरूब से भरी सुराहियाँ लिए झुक झुक कर उनकी आँख खोरों में उड़ेल रहे थे। मशअलों की रोशनी, शमादानों की सजावट, थानों में सजे मेवे, बाग के अतराफ मेहराबी बैल्कनियों में बैठी शादीशुदा बड़ी उम्र की ख़वातीन जिनके हाथ जेवरात की बोझ से उठते न थे, गर्दन तिनकी आराइश से हरकत न करती की बातें खिदमतगारों और ग़ुलामों की दर्द सरी से शुरू होकर रेशम के थानों की कम पानी कालीनों और ज़रूफ़ की चढ़ी हुई कीमतों और मतवक्का शादी ब्याह के मामला तक पहुँच जाती थी। अजीज़ा खातून, आप यशवीन की शादी घर के किसी खिदमतगार से करेंगी? खातून अब्दुल हई ने पूछा। अजीज़ा खातून के दिल को ठेस लगी। हरगिज़ नहीं, यशवीन और लैला में फ़र्क कैसा है जो मैं यशवीन की शादी किसी खादिम से ग़ुलाम से करूं? फ़र्क तो है, लैला बेटी है और यशवीन। खातून अब्दुल हई ने इरादतन बात मुकम्मल ना की। अजीज़ा खातून को एक और धचका लगा। लोगों की याददाश्त कमाल की होती है। माज़ी कितना ही सदियों पुराना क्यों ना हो जाए, वो उसे हाल की तरह याद रखते हैं। यशवीन उनकी मरहूमा कनीज़ और मरहूम खिदमतगार की बेटी है। ये बात सारे शहर को मालूम भी है और याद भी, लेकिन ये मालूम नहीं कि अजीज़ा ने लैला और यशवीन को एक से दो नहीं होने दिया।
लैला बेटी थी तो यशवीन भी वही थी। उन्होंने दराज दूर कालीन पर दूसरी लड़कियों के साथ बैठी यशवीन को देखा। उसके लिबास का रंग सब्ज था, उसकी आंखें बादाम रंग थी, उसके हुस्न की पुरकारी शहर की किसी भी खूबसूरत लड़की से कम नहीं थी। उसकी आवाज़ का तरन्नुम, आदात, सूझबूझ, अकल व दानाई कितनी ही लड़कियों में उसे मुमताज़ करती थी। लैला की तरह वो भी मदरसे से फारिगुल तहसील थी। महीने में एक बार दरिया की सैर के लिए जाती और दिन में शहर से बाहर बाग में टहलने के लिए। लैला के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यशवीन के पास नहीं थी, और फिर भी लोग कहते हैं कि फ़र्क तो हमेशा रहेगा। बाबा सलाह के लिए नशिस्त का एहतमाम किया जा रहा है, एक लड़की ने आकर ऐलान किया, और सब लड़कियां तकरीबन भागते हुए मेहराबी बरामदे में कालीन पर आमने सामने तरतीब से बैठ गईं। लड़कियों को लगता है कि बाबा सलाह उन्हें उनकी किस्मत का हाल बताएंगे या उनके होने वाले दूल्हा के बारे में ज़रूर कोई दुआ देंगे। लड़कियों को ये खुशफहमी आखिर कब हुई? चंद साल पहले, जब उन्होंने मायदा को अपना रुमाल दिया और उसे एक शहजादे जैसा दूल्हा मिला। फिर तो मायदा से वो रुमाल लेकर शहर भर की लड़कियों को बारी बारी दे देना चाहिए। मुमकिन है हमारा शहर शहजादों का शहर कहलाने लगे। सब हंसने लगी और अजीज़ा खातून भी हंसे बगैर नहीं रह सकी। बाबा सलाह आ चुके थे। उनका शहर में क़याम महदूद था, इसीलिए लड़कियों ने अबू फाशा की दावत में आना फ़र्ज़ समझा था। लड़कियां उन्हें कुछ भी समझती हों, लेकिन दर हकीकत वो सरज़मीन अरब में फैले अपने मदरसों और कुतुब खानों की वजह से मारूफ थे। उनकी इज़्ज़त व तकरीम शाही ईवानों तक थी। वो उनमें से कितनी ही लड़कियों के उस्ताद भी थे, उनके बापों के भी। यशवीन और लैला जब छोटी थी तो उन्हीं के मदरसे जाती थी। फिर वो दमश्क चले गए। उनकी तबीयत में इज्ज़ा और दानाई इतनी गालिब थी कि जब वो जवान थे तब भी ख़वातीन उन्हें एक बाप, एक भाई की हैसियत से अपना महरम समझती थी, ना महरम नहीं। बाबा सलाह को भी मर्दों के मामलात से ज़्यादा औरतों की फ़हम व फ़िरासत की फ़िक्र रहती, इसलिए वो हर उस इंसान को अपना दोस्त रखते थे जो अपनी बेटी को मदरसे में इल्म के लिए भेजता और जो सफ़र से वापसी पर ज़ेवरात के साथ अपनी बीवी के लिए किताबें लाता है। मसंद पर बैठे अपने सफ़र की कहानियाँ सुनाते बाबा सलाह और उनके पीछे झांकता कवनिया शहर। यशवीन ने रात को 1000 दास्तान पाया। बाबा सलाह का रुमाल मुझे ही मिलेगा ना? लैला ने यशवीन के कान में सरगोशी की। हो सकता है वो तुम्हें खंजर दे दे, जो जमा मर्दी की निशानी है। ये जुल्म और बगावत की निशानी भी तो है, तुम ही कहती हो। यशवीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे कलम कहना चाहिए था। क्या वो मौलिम होगा? तुम्हें मौलिम पसंद नहीं? तुम जानती हो कि मैं कैसे रो रो कर मदरसे जाती थी। अब तुम चाहती हो कि वो मदरसे में भी पढ़ाता रहे और मुझे भी घर में शागिर्द बनाए रखे। लैला ने शरारती सी शक्ल बनाकर कहा। यशवीन अपनी हंसी ज़ब्त न कर सकी। कितनी ही नकचढ़ी लड़कियों ने उसे घूर कर देखा तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। बाबा सलाह भी अपना किस्सा सुनाकर खामोश हो गए। यानी अब लड़कियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उनमें से किसी एक भी लड़की ने गौर से वो बातें नहीं सुनी होंगी जो इतनी देर से बाबा सलाह सुना रहे थे। उन्हें तो उस चर्मी थैले की फ़िक्र सता रही थी जो बाबा सलाहुद्दीन हर बार अपने साथ ले आते थे, जिसमें से एक बार एक रुमाल बरामद हुआ था जो माइदा का नसीब बन गया था। सबसे पहले खातून अबू बादशाह बाबा सलाह के सामने आकर दो जानों बैठ गई। अगर सारी दुनिया के चिराग बुझ जाएं तो क्या करना होगा मोहतरम खातून? दिन का इंतज़ार। अगर रात बहुत लंबी हो जाए, आग का इंतज़ार। आग कहीं भी मयसर ना हो तो क्या रोशन करना होगा? सब्र का चिराग। बाबा सलाह ने खुश होकर थैले में हाथ डाला और अपना कलम निकालकर खातून के हाथ में रखा। आपकी दानाई ने मुझे मुतासिर किया है, मैं आपसे खुश हुआ हूँ। फिर एक एक करके सब उनके सामने आकर बैठने लगी। किसी को हाथ का जेवर मिला, किसी को पेशानी का, किसी ने रेशम हासिल किया, किसी ने जाए नमाज। लड़कियों में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या इस बार बाबा सलाह अपने थैले में रुमाल नहीं लाए? अगर तुम्हें बहुत नींद आ रही हो तो तुम क्या करोगी लैला बेटी? मैं सो जाऊंगी बाबा। तुम कई रातें कई दिन सोती रही हो, नींद फिर भी गालिब रहे तो सोती रहूंगी ना बाबा।
मुझे कौन सा खित्ता अरब के मैदानों में घोड़े दौड़ाने हैं। खुशगुलो परिंदों के दिल वाली लड़की, लैला ने इतनी मासूमियत से कहा कि कालीन पर बैठी सब लड़कियां और दूर नशिस्तों पर विराजमान ख़वातीन हंसने लगी। लैला दुर्राबी को फरागत बहुत प्यारी थी। फरागत हासिल करती तो आईने के सामने खड़ी हो जाती। उसे सूरज की किरणों में अपने हुस्न की चांदनी को देखना पसंद था, घोड़े की पीठ पर सवार होकर सफ़र करना नहीं। बाबा सलाह ने थैले में हाथ डालकर एक किताब निकाली। नींद गफलत की निशानी होती है और यह गफलत तुम्हें अजीज़ भी है, ये किताब पढ़ा करो। लैला ने कुछ ऐसे मुंह बना लिया कि लड़कियां, जो सब समझती थी, मुंह पर हाथ रखकर हंसना शुरू कर दिया। तो रुमाल उसके हिस्से में भी नहीं आया। रुमाल शायद किसी के हिस्से में भी नहीं आने वाला था। मुझे कुछ और दे दें। लैला साफ साफ रुमाल का जिक्र नहीं कर सकी। मेरी बेटी, मैं ताजी नहीं हूँ, ना ही आराइश फरोश। ये सब तो तुम्हें तुम्हारी अकल और सूझबूझ पर मिल रहा है। किताब के मिलने पर तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने यहाँ मौजूद 6 बेअक्लों से इस किताब को बचाए रखा। यानी मैं सबसे ज़्यादा बेअकल हूँ? नहीं, तुम्हें सबसे ज़्यादा होशमंदी की ज़रूरत है मेरी बेटी। लैला उठकर यशवीन के पास आई और मुंह बनाकर बोली, तुमने कलम और मौल्लिम का जिक्र किया और ये देखो मेरे हाथ में किताब आ गई। यशवीन को उस पर इतना प्यार आया कि उसके गाल पर चुटकी भरी। एक एक करके दूसरी लड़की भी जाकर बैठ गई। सवाल व जवाब उन सबको हद दर्जा महसूस कर रहे थे। उन सब के कह कहे नीचे बाग तक सुने जा सकते थे। आखिर में यशवीन उठी। वो इसलिए भी ऐसी महफिलों में पहल नहीं किया करती थी कि वो अपनी हैसियत हमेशा याद रखती थी। माँ अजीज़ा की वजह से उसे वही इज़्ज़त व तकरीम हासिल थी जो लैला को थी, लेकिन वो इज़्ज़त व तकरीम को सबसे आखिर में ही वसूल करती थी। वो बाबा सलाह के सामने जाकर बैठ गई। वो मुस्कुरा रही थी। उसे यह डर नहीं था कि उसे भी रुमाल नहीं दिया जाएगा। उसे किसी शहज़ादे का इंतज़ार नहीं था। वो एक खादमा थी और उसे अपने आकाओं के हुक्म पर ही सर तस्लीम खम करना था। वो अपने दिल में ऐसी कोई चाहत नहीं रखती थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद हर लड़की के दिल में थी। तुम एक फर्माबरदार बेटी और बाउसूल इंसान हो। अगर ऐसा है तो मुझे खुशी है बाबा। उसकी आंखें हर तरह के लालच से मबरा थी। उसकी हर जुम्बिश पर एहतराम और वफादारी गालिब थी। बाबा सलाह उसे बहुत पसंद करते थे। वो उनकी लायक शागिर्द रही थी। उसके दिल की पाकीज़गी उन्हें ख़ास पसंद थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा हकीर इंसान कौन है? जो दूसरों को हकीर समझता है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जा रहा हूँ, तो मैं किस जस्तजू में जा रहा हूँ? अगर आप दाना हैं तो खुद से ज़्यादा दाना की, अगर दरवेश हैं तो खुदा की, अगर तालिब हैं तो इल्म की, और अगर एक आम इंसान हैं तो दुनिया की हर चीज़ की जस्तजू में जा रहे हैं। अजीज़ा खातून ने फ़ख्र से यशवीन को देखा। बाबा सलाह के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें यशवीन के जवाबात किस कदर पसंद आए हैं। बाबा सलाह ने खुश होकर थैले में हाथ डाला, लेकिन उनका हाथ थैले से खाली ही बाहर आया। सबको नज़र आ रहा था कि थैला तो खाली हो चुका है। या बाबा, आपकी दुआ मेरे लिए काफ़ी होगी, यशवीन ने फ़ौरन कहा। तुम जैसी वफ़ादार बेटी के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ। और ये मेरा रुमाल। अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर उन्होंने यकदम अपना रुमाल निकालकर उसके सामने किया। कविनिया शहर के वज़ीरों, बादशाहों, ताजिरों की शहज़ादियों को जैसे सांप सूंघ गया। यशवीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से रुमाल को पकड़ लिया। उसने खुद को सिर्फ बाबा की दुआओं का हकदार ठहराया। तेज़ी से लैला के पास आते उसने रुमाल को उसकी गोद में उछाल दिया और झुककर उसके कान में सरगोशी की। मैंने तुम्हारे लिए बाबा की जेब से रुमाल हासिल किया है। रात गए घर वापसी पर घोड़ा गाड़ी में बैठे लैला ने यशवीन के कान में सरगोशी की। सामने ही माँ बैठी ऊँघ रही थी। क्या मेहमान ने यहाँ आने के लिए सफ़र इख्तियार कर लिया होगा? यशवीन हंस दी। तुम्हें अभी से इतना बेकरार नहीं होना चाहिए लैला। अमीना मुझ पर तंज कर रही थी। कहने लगी तुम्हारे बाबा को इतने बड़े शहर में कोई लड़का पसंद नहीं आया, जो दूर से मेहमान आ रहे हैं। उससे कहना था कि शहज़ादे हमेशा दूर से ही आते हैं। लैला ने खुश होकर उसे देखा। तुम बरजस्ता जवाब देती हो, मेरी ज़ुबान में लकनत पड़ जाती है। तुमने बाबा सलाह का दिल भी जीत लिया।
انہوں نے تمہیں دعا عنایت کی، لیکن مجھے ان کی دعا مبہم لگی۔ کیا مطلب تھا ان کی دعاؤں کا؟ یشوین نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ شاید یہ کہ میں مشکل حالات کا ہمت سے مقابلہ کر سکوں۔ اللہ نہ کرے تم پر کبھی مشکل وقت آئے۔ سرائے کی رات عجیب رہی۔ اس رات بھر یہ لگتا رہا کہ استبل سے کوئی اس کا گھوڑا کھول کر بھاگ رہا ہے۔ نئے شہر میں چوری کے اس وہم نے اس کے مزاج کو گرم کر دیا۔ ویسے بھی وہ گرم مزاج لے کر ہی سفر کے لیے نکلا تھا۔ وہ شہر کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ وہ جس قدر بھی تاخیر کا مظاہرہ کرتا، ظہر سے پہلے شہر تک پہنچ جاتا۔ اس سارے سفر کے دوران وہ یہی چاہتا رہا کہ اسے ڈاکو لوٹ لیں یا زخمی کر دیں یا وہ راستہ بھٹک جائے، ورنہ اس کا گھوڑا کسی کھائے میں پھنس جائے اور وہ دوسرے قافلوں میں پناہ لیتا، کسی ایسے شہر پہنچ جائے جہاں اس کے بابا اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ لیکن وہ اپنی ماں کو اپنی سلامتی کے پیغامات بھجواتا رہے، یا اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے کہ اسے کونیا شہر میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، اور وہ مایوس دل ہی دل خوش صورت اپنے شہر، اپنی ماں کے پاس لوٹ جائے۔ گھوڑے نے بھی شاید جان لیا تھا کہ اس کا مالک کتنا بددل ہو چکا ہے کہ اس نے بھی اپنی چال میں تیزی لانے کی کوشش نہیں کی، اور دونوں شہر کی طرف جانے والے راستے پر آوارہ گردوں کی طرح، جنہیں گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی، دھول اڑاتے رہے۔ دور سے شہر نظر آنا شروع ہوا تو اس کا منہ بن گیا۔ بیزاری سے اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کا رخ سبزے کی طرف موڑ دیا۔ دن ڈھلنے میں ابھی وقت تھا، وہ سبزے پر چہل قدمی کر سکتا تھا۔ کیا ضرورت تھی میزبان کے محل میں جا کر قید ہونے کی، جہاں وہ اس کی بیجا خوشامد کریں گے اور سفر کے بیزار کن احوال بصد شوق سننا چاہیں گے۔ دمشق سے فرات تک پکنے والے سارے کھانے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور محترم کی بیٹی اسے بہانے بہانے سے دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی باغ کی سیر کرتا رہا، گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دور سبزے پر رکھی اسے ایک سراہی نظر آئی۔ اسے پیاس لگی تھی، اس کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ پھر سراہی کے قریب اسے ایک لڑکی بھی دکھائی دی۔ اسے مانگ کر پانی پی لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ شام تک شہر کے اندر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑکی کے قریب گیا، جو زمین پر جھکی شاید کچھ کھود کر نکال رہی تھی۔ تمہاری سراہی میں پانی ہے تو مجھے دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اچانک آواز پر لڑکی کچھ ایسے گھبرا گئی کہ قریب رکھی سراہی ہاتھ لگنے سے لڑک گئی اور سارا پانی زمین پی گئی۔ سر سے پھسلتے دوپٹے کو اس نے کھینچ کر پیشانی تک گھسیٹا اور کان سے پلو پکڑ کر چھپانے کی کوشش کی، اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اجنبیوں سے ایسے مخاطب ہوا جاتا ہے؟ دھوپ میں تیزی تھی، شاید اسی لیے اس کے لہجے میں تپش تھی۔ میں نے تو صرف پانی مانگا ہے۔ وہ پیاسا تھا، شاید اسی لیے لہجہ تیز تھا۔ اور مانگنے والوں کی آواز میں ایسی للکار ہوتی ہے۔ دھوپ بہت زیادہ ہی تیز تھی۔ میں نے تو التجائیہ مانگا ہے۔ وہ شرمندہ ہوا کہ آخر کار مجیب درابی کے گھر جانا مؤخر نہیں ہو سکا، تو اس نے غصہ اجنبی لڑکی پر کیوں اتارا؟ ایسے التجائیہ کہ میری سراہی پھسل گئی، پانی بہہ گیا۔ لڑکی پھولوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی تھی، اس کے قریب ہی کھاد رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ گیلی مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے، اور وہی مٹی دوپٹہ کھینچتے ہوئے اس کے ناک، گال، بھووں پر نقش ہو چکی تھی۔ یوسف شراوی ایک بدتمیز انسان رہا ہوگا۔ وہ شگرفی دوپٹے کی اوٹ سے جھانکتی لڑکی کی آنکھوں کے غصے اور مٹی سے بنے نقوش نگار کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے خط آسود میں لکھے رومی کے شعر کو شمس کی نظر سے پڑھ رہا ہو۔ لڑکی نے سراہی اوپر اس کے پاس کی۔ اب اسے وہاں سے بھر کر لا دو۔ ہاتھ سے اس طرف اشارہ بھی کیا۔ سراہی پکڑ کر کچھ دور سے بھر کر لا کر اس نے اس کے قریب نیچے رکھ دی۔ وہ بڑی تندہی سے کھاد ڈالنے میں مصروف تھی، اس لیے اس پر قطعاً کوئی توجہ نہ دی۔ میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ اصفہان سے کونیا آتے ہوئے اس نے کسی سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مسافر ہے، جو سفر ہی اسے منظور نہیں تھا۔ اس کا اعلان کیسے مطلوب ہوتا؟ البتہ اپنی منزل پر پہنچتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ مسافر ہے اور راستہ بھی بھول گیا ہے، جبکہ شہر وہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ سراہی سے پانی نکال نکال کر پھولوں پر چھڑکاؤ کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ راستہ بھول جانے والے مسافر فراغت سے ٹہلا نہیں کرتے۔
मैं टहल नहीं रहा, मेरे घोड़े को भूख लगी है, उसकी खुराक की खातिर रुक गया था। लड़के ने सर घुमाकर ज़रा दूर उसी की तरह टहलते घोड़े को देखा। घोड़े को इतनी भूख लगी है कि वो घास खा नहीं रहा, सूंघ रहा है। बुनाकर यूसुफ ने घोड़े की लगाम को पकड़ा और उस पर बैठ गया। वो लाजवाब हो गया था और बिला वजह ही उसे उस पर गुस्सा आ गया। क्या इस शहर के सभी लोग तुम जैसे बदतमीज़ और बदलिहाज हैं? इतने नहीं जितने तुम हो। तुम घोड़े पर सवार होकर एक लड़के से मुखातिब हो। क्या तुम में इतना भी अखलाक नहीं है कि एक औरत को कभी भी बुलंदी से मुखातिब नहीं करते, ना पहाड़ की चोटी से, ना घोड़े की पीठ से? यूसुफ ने अपना सर घूमते हुए महसूस किया। उसे लगा कि उसकी अब तक की ज़िंदगी अखरात गई। मदरसों की मार, किताबों के रट्टे, अक्लमंदी और दानाई की बातें सब हिज रही। वो फ़ौरन घोड़े से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैं इस शहर में अजनबी हूँ। यानी आखिरकार ये फैसला हो ही गया कि ये वही शहर है जिसका रास्ता तुम कुछ देर पहले तक भूले हुए थे। सुबह सिराए में उसने किसकी शक्ल देखी थी? आह, पानी के बर्तन में अपनी। शहर के रास्तों के बारे में अनजान हूँ। हैरत है, एक मुसाफिर एक औरत से रास्ता पूछना मुनासिब समझता है। वो ये तक नहीं जानता कि औरतें रास्ता नहीं बताया करती। ये काम मर्दों के होते हैं, वरना उन्हें भटका हुआ माना जाता है। यूसुफ की सारी अक्लमंदी उसके कदमों में आ गिरी। उसका मकर उसका मुंह चिढ़ाने लगा। वो घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगा दी। और चारा ही क्या था? क्या वो अपनी सारी अक्लमंदी से वहीं हाथ धो बैठता? शहर के अंदर दाखिल होकर वो घोड़े से उतर गया और उसकी लगाम पकड़े पकड़े चलने लगा। शहर अच्छा है, अपनी तलखियाँ लहराते चलाते। छुट्टी के वक्त मदरसे से निकलने वाले बच्चे जब उसके करीब से गुजरे तो उसने सोचा। बढ़ई जो मेज़ की सतह पर कीले ठोक रहा था, उसको देखते कौवे पीते दो बूढ़े अजनबी को अपने शहर में देखकर खुशदिली से मुस्कुराए, उन्हें हाथ पेशानी तक ले जाकर सलाम करते और खुश्क मेवों का थाल सर पर उठाए खांचा फरोश जो नामालूम की ज़ुबान में आवाज़ें लगा रहा था कि करीब से गुजरते उसे शहरवार ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, उसे मुजीब दुराबे के घर जाना ही है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि वो ये जान चुका है कि उसने अपनी अब तक की ज़िंदगी में दो बड़ी गलतियाँ की हैं। घोड़े पर सवार होकर लड़की से बात करने की, उसी लड़की से रास्ता पूछ लेने की, मश्क फरोश की दुकान के अंदर सरसरी झांकते हुए उसने अपनी दो और गलतियाँ जान लेने का इरादा किया। उसे उस लड़की से दोबारा मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? उसे उस लड़की से कुछ और बातें करनी चाहिए, लेकिन क्यों? वो उस लड़की को देखना चाहता है, लेकिन हाँ, बस देखना चाहता है। खाली सुराहे को हाथ में पकड़े वो घर में दाखिल हुई और हौज के किनारे बैठकर अपने पैरों की मिट्टी धोने लगी। पानी में उससे अपना अक्स नज़र आया तो चेहरे पर मिट्टी लगी नज़र आई। वो जल्दी जल्दी मुंह धोने लगी। लैला जो उसके इंतज़ार में न जाने कितने पहर से अपना सांस रोके हुए थी, भलाई मंजिल से फलांगती हुई नीचे आई कि रास्ते में आने वाली कितनी ही चीज़ें उसकी ठोकर से लुढ़क कर इधर उधर जा गिरें। माँ अजीज़ा ने तासुब से लैला को देखा। वो आ चुका है। लैला ने कुछ इस शिद्दत से उसके कान में घुसते हुए कहा कि वो हौज में गिरते गिरते बची। यशफीन वैसे तो भुनाई हुई थी, लेकिन लैला की जोश पर अपना गुस्सा भूल गई। कब? अकरमा तो कह रहा था शायद वो ईद के चांद आए। वो बाहर के चांद आ चुका है। मेरा ख्याल है मुझे रात के खाने के लिए कुछ न कुछ पका लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसा गज़ब हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सुना है हकीम बाबा शहर से बाहर हैं। लैला ने उसकी कलाई पर चुटकी भरी। माँ उसके लिए रात की दावत का इंतज़ाम करेंगे। क्या हम चुपके से उसे देख आएँ? अकरमा कहाँ है? मेहमान को आराम कराने के लिए छोड़कर वो घर से बाहर चला गया है। लैला को शरारत से देखती वो हौज़ के किनारे से उठ खड़ी हुई। मैं कोशिश करती हूँ। ज़रूर करो, नाकाम न लौटना। जोर से लैला की आवाज़ बुलंद हो गई और खादमाएँ खीखी करने लगी। नाकाम न लौटने के लिए यशवीन सहन से गुजरती रविश पर चलती बाग की दीवार के पास आई, जिसकी दूसरी तरफ मेहमान खाना था। दीवार में खादमाओं खिदमतगारों की आमदरफ्त के लिए एक दरवाज़ा था। मेहमान खाने के 3 अतराफ बाग थे। एक अतराफ अस्तबल, जिसका दरवाज़ा शहर के मारूफ रास्ते की तरफ खुलता था। मुजीब दुराबी के ख़ास मेहमान
8 कमरों और एक वसीअ तमाम गाह पर मुश्तमिल इसी मेहमान खाने में रहते। यहीं शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की दावतें की जाती, यही मुजीब दुराबी के कारोबार से मुतल्लिक़ मामलात तय पाते। वो बंद दरवाज़ों के पास आई तो वहाँ खादमाओं की काफ़ी चहल पहल थी। वो कोशिश करती तो शायद अंदर चली जाती और मेहमान की एक झलक देखकर लैला को बता ही देती, लेकिन उसे ये डर था कि अकरमा मेहमान खाने के बैरूनी दरवाजे से अंदर आ गया तो बहुत नाराज़ होगा। वो वैसे भी उस पर नाराज़ होने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उसने बहाने से एक खादिम से बस इतना कहा, रात के लिए मेहमान से उनकी पसंद के खानों के बारे में पूछ लिया जाए। कहकर वो बावर्ची खाने में आ गई, जहाँ माँ अजीज़ा खाने की खास निगरानी कर रही थी। उसने उन्हें बाहर भेज दिया और खानों की सूरत हाल देखने लगी। माँ अजीज़ा के जोश पर वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। एक इंसान के लिए उन्होंने 20 मेहमानों जितना खाना बनवाना शुरू कर रखा था। बावर्ची खाने में आग पर और बाहर बाग में कोयलों पर जिस हिसाब से खाने पक रहे थे, वो किसी दावत में पकाए जाने वाले खाने की तैयारी का अंदिया दे रहे थे। वो बाग के खानों की सूरत हाल देखने के लिए बाहर निकली तो खादिम उसके पास आया। उसका मुंह उतरा हुआ था। मेहमान बेजुबान होता है। अगर मुझसे मेरी पसंद पूछी गई तो मैं किसी बादशाह की तरह हुक्म सादिर करूँगा। हुक्म अदूली पर मैं सर कलम करवा दूँगा। बोलो, मंजूर है? ये मेहमान ने कहा है। यशफीन खादिम का मुंह देखती रह गई। अब वो लैला को जाकर क्या बताएगी कि मेहमान काफ़ी बदजुबान है। वो लैला के पास आई, जो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को तह दर तह बिठा रही थी। वो तैयार हो रही थी, जबकि वो जानती थी ये मुमकिन नहीं है कि एक झलक ही सही मेहमान उसे देख सके। वो शहर की सबसे हसीन लड़की थी। अगर वो एक दिन नकाब उतार कर शहर में चहलकदमी कर लेती तो सारे शहर में उसके हुस्न के चर्चे होते। हुस्न और फिर उसकी आराइश, मलबूसात, ज़ेवरात, सामान, आराइश और खुशबुएं, वो उनके ऐसे मालिक थी कि दुनिया की हर औरत महरूम ही थी। उसकी आवाज़ शीरीं और मीठी थी, अंदाज में बड़ी मासूमियत थी। घर की खादमाएँ उसे बेवकूफ़ कहती, लेकिन यशफीन जानती थी कि सारी दुनिया भी खंगाल ली जाए तो एक लैला हासिल नहीं हो पाएगी। अगर वो बेवकूफ़ थी भी तो वो दूसरों के लिए बेज़रर थी। तुम नाकाम लौट आई हो, तुम्हारी शक्ल बता रही है। मेहमान के आते ही तुमने मेरी शक्ल पढ़ना सीख ली है। लैला हंसने लगी। यशफीन ने मोहब्बत से उसकी हंसी को देखा। जिस अंदाज में वो आज हंस रही थी, पहले कभी नहीं हंसी थी। वो खुश थी तो वो भी खुश थी। उसका सब कुछ लैला और माँ अजीज़ा ही तो थी। उसके अपने बाबा अब्दुल वहाब, जो लैला के दादा के तिजारती काफिलों के निगरान थे, एक काफिले के साथ सफ़र में डाकुओं के हमले में मारे गए। वो तब 1 साल 3 माह की थी। जब 6 साल की हुई तो माँ जहरा घर में भड़कने वाली आग में फंसी लैला की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठी। बाबा ने वफादारी निभाते जान दी और माँ ने लैला की जान बचाते। उसके बाबा और माँ की कुर्बानियाँ उसके नसब में सुनहरे हुरूफ से लिख दी गई। माँ अजीज़ा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके रोने पर वो तड़प उठती, उसे बहलाने के हज़ार जतन करती। उन्होंने उसे लैला के कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। गोदाम की तरफ, जहाँ खादमाओं के लिए रिहाइश मखसूस थी, वहाँ से उसका सामान उठा लिया गया। वो बड़ी हुई तो उसे लैला के कमरे के साथ वाला कमरा दिया गया। उसका कमरा लैला के कमरे से छोटा था, लेकिन आरामदार और खूबसूरत था। कमरे की खिड़की लैला के कमरे की तरह बाग के रुख खुलती थी, जिसके ऐन सामने हौज़ और फव्वारा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास भी वो सब आने लगा जो लैला के पास था। उसके कमरे में रखा संदूक खूबसूरत कपड़ों और जेवरात से भरने लगा। उसका बिस्तर नरम गरम और रेशमी हो गया। कमरे की आराइश लैला के कमरे की तरह कर दी गई। सबसे ख़ास ये कि बचपन की सहेली लैला उसकी बहन बन गई थी। वो एक खादमा की बेटी है, ये बात वो कभी नहीं भूली थी। उसने सारे घर का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा नहीं था कि वो उसे हाथ से काम करना पड़ता था, उस पर कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन वो लैला की तरह एक बेटी बनकर कैसे रह सकती थी। वो सुबह घर में किसी भी खिदमतगार से पहले उठती और बाग और हौज़ की सफाई शुरू करवा देती, खाने की तैयारियां देखती, अखराजात का हिसाब लिखती। अनाज का एक एक दाना उसकी नज़र होकर गुजरता। बाज़ारों से वो खुद देखभाल कर अशिया लाती। ताजिरों से रेशम के थानों
मसालों और ज़ेवरात की ख़रीद व फ़रोख्त में बला की फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहिरा करती। वो माँ अज़ीज़ा और लैला के लिए सबसे बेहतरीन लिबास हासिल करने में हमेशा कामयाब हो जाती। खादमाओं पर वो सख्ती नहीं करती थी, लेकिन उसकी नरमी ही कड़ी सख्ती थी। मेहमानों की खिदमत में कोई कसर न रहने दी जाती। मुजीब दुर्राबी की दावतों का इंतज़ाम कई कई दिन पहले ही शुरू हो जाता था और वो उन दावतों को फ़कदुल मिसाल बना देने में कोई उज़र न रखती थी। चूँकि उसे लैला के बराबर जगह दे दी गई थी, तो उसे घर की किसी भी खादमा से ज़्यादा अपनी वफ़ादारी निभानी थी। ये भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह बहादुर थी, जो जलती हुई आग में कूद गई थी। माँ अज़ीज़ा और लैला की मोहब्बत का कोई मोल नहीं था, लेकिन जितनी मोहब्बत वो दोनों उससे करती थी, उतना ही मुजीब दुर्राबी और अकरमा उससे ख़ाइफ़ रहते थे। अकरमा माँ अज़ीज़ा के ख़्याल से अक्सर खामोश रहता था, लेकिन मुजीब दुर्राबी गाहे बगाहे उसे याद दिलाते रहते थे कि वो उनकी तरफ कनीज़ है। वो लैला की मोहब्बत के हाथों मजबूर थे, वरना लैला के कमरे के साथ कमरे को वो अस्तबल बना देते, लेकिन किसी खादमा को ना देते। यशफीन अकरमा और मुजीब दुर्राबी के रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसीलिए वो इस हकीकत को अपने दिल से फरामोश नहीं होने देती थी कि वो कौन है। यकीनन तुम्हें अकरमा पर गुस्सा आ रहा होगा कि उसने मेहमान को पर्दे में क्यों रखा हुआ है। लैला की सहेलियाँ और वो दरिया की सैर के लिए आई थी। वो सब दरिया के किनारे कालीन पर बैठी थी। ज़रा दूर खादमाएँ खाना पका रही थी। मेहमान गुस्सीला है, यशफीन ने शरारत से कहा और लैला के शर्मीले चेहरे को देखा। अच्छा, वो सब एक साथ चिल्लाईं। किस बात पर गुस्सा करता है? फातिमा ने पूछा। कहता है मेरी दुल्हन मुझे दिखाई जाए, वरना मैं पूरे शहर को पानी में बहा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, लैला हंसते हंसते बेहाल हो गई। चुप रहो यशवीन, तुम बोलती रहो यशवीन। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा है उसे? नहीं, लेकिन लैला चाहती है कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। क्यों लैला? लैला के गालों पर अनारी रंग बिखर गए। इस दरिया में अपना हाथ डुबो दो लैला, ताकि सारा शहर जान जाए लैला शर्मा रही है। एक और कह कहा बुलंद हुआ। लैला का दूल्हा बाग की दीवार के उस पार है और लैला उसे देखने के लिए तड़प रही है। यह जुल्म है। मुझे अरब के सुल्तान की तलवार दी जाए ताकि मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में उतरूं। सरोवर ने खड़े होकर तलवार को बुलंद किया और ललकार कर कहा, मैं क्यों तड़पूं? वो तड़प रहा होगा। लैला ने आखिरकार शर्माना तर्क किया। अगर मैं लैला की जगह होती तो किसी मर्द मुलाजिम का भेस बदल कर उसे देख आती, उम्मे कुलसुम ने कहा। लैला ने मुंह खोलकर उम्मे कुलसुम को देखा, फिर वो कहकहा लगाने लगी। आज रात में ये करने की कोशिश करूंगी, लेकिन देखना पकड़ी न जाना। यशवीन, तुम क्यों नहीं कोशिश करती? नहीं नहीं यशवीन, तुम इस तरफ हरगिज़ न जाना। ये ना हो वो लैला की बजाय तुम्हें पसंद कर ले। तो कर ले पसंद, यशवीन क्या काम है मुझसे? लैला ने फ़ौरन कहा और यशवीन के गले में बाहें डाल दी। क्यों ना उसके कमरे में चूहों को छोड़ दिया जाए, ताकि वो घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकल आए और हम उसे बालाई मंजिल से देख लें। यशवीन ने दानिशमंदाना अंदाज से अपनी दानिशमंदी जाहिर की। चूहों को जहमत न दो, तुम दोनों चूहियाँ हो ना? फिर से एक साथ सबके कह कहे बुलंद हुए और दरिया के पानी ने कभी न रुकने वाले वक्त को सवालिया देखा। मेहमान बहुत शिकायती है और गुस्से वाला है। वो कल इस चीज़ की भी शिकायत कर रहा था कि चिरागों की रोशनी मध्यम और धुआं ज़्यादा है। क्या कभी चिरागों से भी इतना धुआं निकला है कि वो खांसी के आर्ज़े में मुब्तला कर दे या बिनाई को धुंधला दे? वो अपनी निगरानी में खाना बनवा रही थी कि खादमाओं की खुसर पुसर उसे सुनाई दी। रात भर उसे रेशम कम ख्वाब का बिस्तर भी काटता रहा है। उसे इस पर भी एतराज़ रहा है कि उसके घोड़े को ठीक से खिलाया पिलाया नहीं जा रहा। घोड़ा भी बिल्कुल मालिक पर गया है। मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई तो उसने मुझे लात खींच मारी। यशवीन ज़ेरे लब मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने मेहमान के लिए खाने की थाल तैयार करके एक एक करके खादमाओं के हाथों में दे दिए। रात को जो खाना उसके लिए इतने एहतमाम से बनाया गया था, उसने कुछ ख़ास रग़बत से नहीं खाया था, इसलिए उसे कहना पड़ा। मेहमान मुकर्रम से कहना रिज़्क़ के ज़िया पर उनसे जवाब तलब होगा। वापसी पर थाल खाली मिले। मेहमान ज़िद्दी है तो फर्मा बरदार भी है।
وسیلہ ہے تو صلح جو بھی ہے، وہ لیلا کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی۔ تو پھر ہم بھیس بدل کر مہمان خانے میں جائیں؟ مجھے لگتا ہے ہم اسی بھیس میں قتل کر دیے جائیں گے۔ اکرما کے غصے سے تم واقف ہو۔ اگر میں ایسے ہی قتل ہو گئی تو لیلا اور مجنو کی طرح عرب کی ریت پر گلستان بن کر لہلہاؤں گی۔ تم لیلا ہو لیکن وہ مجنو نہیں۔ اسے مجنو بننے میں کتنا وقت لگے گا یشفین؟ لیلا نے منہ لٹکا لیا۔ یشفین نے کہا لگایا، ایسی المیہ باتیں نہ کرو۔ دیکھو نا، اتنا خاص مہمان گھر میں موجود ہے اور بابا گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم ایک لمبے عرصے تک اس غصیلے مہمان کی میزبان بنے رہ سکتے ہیں اور مہمان شہر کی سیر بھی کر لے گا۔ مہمان شہر کی سیر کر رہا تھا، بازار میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اس خطاط کے پاس بھی بیٹھا رہا تھا جو سنگ مرمر پر شیرازی کے اشعار کے خط کھینچ رہا تھا۔ پھر وہ اس ظروف ساز کی دکان میں بھی آ گیا جو ہر راہگیر کو دکان میں آنے کی دعوت کچھ اس انداز میں دے رہا تھا جیسے اندر ظروف نہ ہو، عقاب ہو، گھوڑے یا شیر ہوں، وہ بھی زندہ، وہ بھی آپ کے حکم کے تابع۔ آئیے، ان پر آ کر بیٹھ جائیے، ورنہ انہیں اپنے گھر لے جائیے۔ وہ ظروف دیکھنے لگا، اسے چاندی کی ایک سراہی پسند آئی۔ وہ اسے ہاتھ میں لے کر خریدنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ کوئی عام سراہی نہیں عزیزم، ایسی ہی ایک سراہی سلطان کے محل میں موجود ہے۔ یہ دو ایک جیسی سراہیاں تھیں جو بندرگاہ سے بچھڑ گئی ہیں۔ اگر تم اسے خرید لیتے ہو تو؟ ظروف ساز اپنے موٹے پیٹ اور گردن تک جھولتے بالوں میں علادین کے چراغ کے جن کے مانند لگ رہا تھا۔ تو سلطان ہی سے کیوں نہیں خرید لیتے؟ سلطانوں کے مزاج سے تم واقف ہو؟ ایسی چیزیں ان کی ناک سے نیچے رہتی ہیں جو عام آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اس نے سراہی واپس رکھ دی، سلطان کے محل کے لیے، پھر ماں کے لیے ایک کنگھی دیکھنے لگا۔ واہ عزیزم، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ تم نے ساری دکان چھوڑ کر شیری کے گیسوؤں کو چھو کر آنے والی کنگھی کا انتخاب کیا ہے۔ تمہاری محبوبہ اسے؟ میں یہ اپنی ماں کے لیے لے رہا ہوں، اس نے جتا کر کہا، مسکرا کر بھی۔ تمہاری محبوبہ تمہاری ماں کے ہاتھ میں یہ کنگھی دیکھ کر جل جائے گی۔ ظالم محبوبہ کو جلانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو۔ فوراً سمجھ کر اس نے بات بدل دی۔ یوسف زیر لب ہنس دیا۔ ظالم محبوبہ کو جلانے کا موقع اس نے ہاتھ سے جانے دیا، کنگھی واپس رکھ دی۔ ظروف پر ایک اور نظر ڈالتے ہوئے اس نے یہ جانا کہ وہ جو سامنے پیالہ رکھا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے اس محافظ کا پیالہ ہے جس نے سلطان کو قتل کرنے کے لیے آنے والے کا خنجر اپنے سینے پر کھایا تھا، اور وہ تشتری جس کی سطح پر اپنی چمک کھو چکی ہے مولانا رومی کے حجرے میں کھجوروں سے بھری رکھی رہتی تھی، اور وہ خوبصورت شمعدان شہرزاد کا ہے جو ہر رات شہزادے کو کہانیاں سناتے ہوئے خوف سے بچنے کے لیے روشن رکھتی تھی۔ یوسف نے آگے بڑھ کر آئینہ پکڑ لیا۔ وہ چاند کی شکل کا نقشین چوکھٹے میں چشمے کی پانی کی طرح شفاف آئینہ تھا۔ علادین کے جن نے اسے آئینے کی کہانی سنانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس کہانی کو سن نہیں رہا تھا کیونکہ دکان کے جس کنارے پر وہ کھڑا تھا اس کے پیچھے بازار کا عکس اس آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آئینے کو ہاتھ میں پکڑے نظر آنے والے عکس کے موافق اسے گھما رہا تھا۔ پورے بازار سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن جس سے تھا وہ جگہ جگہ رک کر خریداری کر رہی تھی۔ وہ خطاط کے پاس بھی کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے بڑھئی کے پاس بھی کھڑے ہو کر کچھ چیزوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہدایت دی تھی۔ اس کے ساتھ دو عورتیں تھیں جن کے ہاتھوں میں سامان کے تھیلے تھے۔ وہ اتنے وزنی ہو چکے تھے کہ اس نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ چلی جائیں۔ وہ چلی گئیں تو وہ اپنی سیاہ چادر سنبھالتی ظروف ساز کی دکان کی طرف آنے لگی۔ وہ بالکل کنارے پر ہی تو کھڑا تھا۔ آئینے میں یوں یکدم سے اسے اتنا قریب آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے آئینہ پھسل گیا اور وہ عین اس کے پیروں میں گر کر ٹوٹا۔ وہ ڈر کر کچھ قدم دور ہوئی اور اپنی چادر کا پلو کھینچ کر دانت میں لے لیا۔ پھر وہ اتنی قیمتی آئینے کو اٹھانے کے لیے فوراً جھکی اور عین اسی وقت وہ بھی جھک گیا۔ ٹوٹی ہوئی کتنی ہی کرچیوں میں ان دونوں کا عکس سورج کی کرنوں کی طرح بکھر گیا۔ اس کی آنکھ اور آنکھ کا غصہ کتنی ہی آنکھوں میں مرتسم ہو گیا۔ آئینے کی کہانی سناتے علادین کی جن کی زبان کو جھٹکا لگا اور اس نے مڑ کر اس آئینے کا حشر دیکھا جو مجنو نے لیلا کو دیا تھا۔ اللہ اللہ، مجنو کا آئینہ لیلا کے قدموں میں کرچی کرچی!
اب اس کی قیمت 4 گنا ہو گئی نا؟ سلام چچا، خائف نظروں سے اسے دیکھ کر چراغ کے جن کو سلام کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا اٹھ کر کھڑا ہوا اور جلدی سے جن کے چچا کے ہاتھ میں سکے دیے اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے خود سے بات کرنے کی اجازت دے دیں گی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اسے ملے گی تو وہ ایسے ہی بات شروع کرے گا جو اسے نامناسب نہ لگے، یا جواب میں اسے کچھ سخت الفاظ سننے کو نہ ملے۔ وہ اسے چند قدم دور چل رہا تھا۔ وہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے شریف انسان ہیں آپ، سرے راہ ایک خاتون سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یعنی ساری سوچ بچار بیکار رہی، بات سچی تھی، حرکت نامناسب۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، پھر یہ اجازت کہاں مل سکتی ہے؟ اس شہر میں حکیم بھی میسر ہے اور حکمت بھی، جس سے چاہے مل کر اپنا علاج کروا لیں۔ وہ نہ کر اس نے کہا اور چلی گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ کیا کرے اور کیا نہ کرے کی حالت میں شام کو مجیب درابی کے گھر کا خادم اسے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ آج رات آپ کو جناب عبدالفتاح کی دعوت میں شریک ہونا ہے۔ اسے یاد آیا اکرما نے اسے دن میں ہی بتا دیا تھا کہ آج رات اسے شہر کے ایک معزز کی دعوت میں شرکت کرنی ہے جو سلطان کے مشیر خاص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ گھر واپس آیا اور اکرما کی معیت میں دعوت میں آ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اکرما اس بات پر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ان کی وجہ سے اسے سلطان کے مشیر خاص کے قریب ہونے اور اس کے محل میں جانے کا موقع مل رہا تھا۔ ویسے تو اسے مجیب درابی کے گھر کی کوئی ایک بھی چیز پسند نہیں آئی تھی، لیکن اکرما تو اسے خاص طور پر ناپسند ہوا تھا۔ وہ جتنا وقت اس کے ساتھ رہتا، مجیب درابی کی دولت، رتبے، جاہ و جلال کی کہانی ہی سناتا رہتا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ مجیب درابی اس سے کئی بڑھ کر ہے جتنا وہ بابا کی باتوں سے سمجھتا رہا تھا۔ اگر وہ ماں کو عہد دے کر نہ نکلا ہوتا کہ وہ آخری وقت تک معاملات میں نرمی برتے گا تو شاید کسی رات اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اس شہر سے بھاگ جاتا۔ ہاں جی، تو ناول بس یہیں پر سٹاپ ہوتا ہے آج کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ ناول جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ عرب اوریجن بیسڈ ٹائپ لگ رہی ہے مجھے، اور کچھ ویسی ہی وائب آ رہی ہے۔ اور بات کی جائے کہ ہمارے ہیرو کی، تو اب دیکھنا ہے کہ وہ لیلا سے کیسے آتے ہیں یشوین پر، یہ جو شفٹنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہونا ہے آگے، کیا ٹریجڈی ہونی ہے، کیا کلائمیکس ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ناول کو بس یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ ہم جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔